संविधान में कैसी व्यवस्था की गई है लोगों को सुरक्षित करने के लिए, भारत के नागरिक को। पर अब हुआ क्या, यहां से लेके यहां तक सारे चक्र, सुरक्षा चक्र तोड़ दिए गए हैं। मोदी सरकार ने तमाम सुरक्षा चक्र तोड़ दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन, आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन इस देश को तबाह करने वाला एक सबसे बड़ा हथियार सरकार का बन चुका है। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में कानून बन रहे हैं। पार्लियामेंट में कानून सही तरीके से बने, उसके लिए पार्लियामेंट की संरचना कैसे की गई? पार्लियामेंट की संरचना होती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से। ये तीनों मिलकर संसद कहलाते हैं। इनमें से कोई एक संसद नहीं कहलाएगा तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद बनती है। इस संसद की जिम्मेदारी क्या है? इसका मूल काम क्या है? इसका काम है कानून बनाना। कोई भी कानून संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में आ सकता है। तो पहले एक सदन में, माना लोकसभा में आया, तो लोकसभा में आएगा, बहस होगी, पास होके फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में बहस होगी, पास होगा, फिर राष्ट्रपति के साइन के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद गजट में नोटिफिकेशन होगा और कानून बनेगा। तो तीनों से मिलकर संसद बनती है और उनको इतना पावर दी गई कि कानून सही तरीके से बनाएं। एक ही सदन में पार किया जा सकता था, लेकिन नहीं, दोनों सदन में। और इसके बाद भी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया, अगर उन्हें लगता है कि इसमें कहीं कोई संशोधन की जरूरत है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट को उस बिल को वापस भेज सके साइन करने से पहले। यह अधिकार दिया गया। यह सब किस लिए? ताकि कानून जो बने, सही कानून बने। इसके बाद चौथा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इसको बहुत पावर दी गई। और इसको पावर इसलिए दी गई कि देश में लोकतंत्र की जो आधारशिला है, वो आधारशिला डगमगाए नहीं, लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा रहे, देश का संविधान, उसका पूरा सम्मान हो, वो जिंदा रहे, उसके अगेंस्ट कोई काम ना हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत पावर दी गई। इलेक्शन कमीशन को दो ही काम दिए गए केवल। एक, इस देश में जो व्यक्ति 18 साल और उससे ऊपर की उम्र का व्यक्ति है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जाति, धर्म, मूलवंश, भाषा, इसके आधार पर उसका नाम वोटर लिस्ट से काटा नहीं जाएगा। आज की तारीख में तो करोड़ों नाम कट रहे हैं। 10 राज्यों में, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक जो एसआईआर हुई है, उस एसआईआर के माध्यम से इस इलेक्शन कमीशन ने 6.5 करोड़ से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। तो ये जो आप चीज आप देख रहे हैं, ठीक, जो चीज आप देख रहे हैं, ये नाम काट दिए गए, 6.5 करोड़ नाम काट दिए गए। ये नाम काटने नहीं थे, पर इलेक्शन कमीशन ने काट दिए। तो इलेक्शन कमीशन का काम यह था कि इलेक्शन कमीशन 18 साल और उससे ऊपर के हर व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में रखे। दूसरा काम था कि भारत में चुनाव, चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों, राष्ट्रपति के हों, चाहे विधानसभाओं के हों, ये चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, यानी कि केवल 2 ही काम इलेक्शन कमीशन को दिए गए। और फिर इसके बाद ये आप देखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। आपको ध्यान है, एक सीएजी था जिसने 2G घोटाले पर बड़ा हल्ला मचाया, और उसके बाद में 2G घोटाले में अभी तक कुछ नहीं निकला और वो बीजेपी में शामिल हो गया, विनोद राय। तो सीएजी एक बनाई गई संस्था, यह संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और सीएजी, इनको हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। यानी संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए, देन उस पर चर्चा हो और फिर वोटिंग हो और फिर उसको हटाया जा सकता, अन्यथा नहीं। अभी तक इस देश में किसी को नहीं हटाया गया है। इतनी कड़ी वो इनके लिए व्यवस्था की गई ताकि ये निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकें। और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका काम क्या है? इसका काम है कि भारत सरकार और राज्य की सरकारें, उनको जो पैसा दिया जाता है, वो पैसा जिस काम के लिए लिया गया है,
उसी काम में खर्च किया गया नहीं, यानी आय और व्यय उसका सारा हिसाब किताब ये रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सीएजी अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश नहीं करता, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाता है, उस पर चर्चा होती है और उसके बाद सारी, अगर कहीं डिपार्टमेंट में कहीं कुछ हो गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यह सारी जिम्मेदारी, इतना बड़ा, ये सब संवैधानिक पद हैं, ये इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और ये सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ। और इसके बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो सरकारी अधिकारी, यूपीएससी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उनका सिलेक्शन बिना किसी भेदभाव के पूरी योग्यता के आधार पर हो, तो योग्य लोग चुनकर जाएं, बिना किसी भेदभाव के चुनकर जाएं। तो यह व्यवस्था की गई और इनको भी हटाने के लिए अगर कोई बात है तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, वो इंक्वायरी करेगी और अगर वो दोषी पाती है कि भाई जो इनका काम था वो नहीं किया इन्होंने, देन उसके बाद में उसकी सिफारिश की जाएगी, फिर हटाया जाएगा। तो ये यहां से लेके यहां तक ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये सुरक्षा चक्र है। लेकिन इसके बाद कुछ और, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि इसकी स्थापना 1934-35 में हुई, रिजर्व बैंक की, जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन यहां पर था उस समय हुई, पर 1949 से इसने भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में शुरू कर दिया रिजर्व बैंक। और इसका काम है कि जो मुद्रा नीति है उसको निर्धारित करना, रुपए को संभालना और अगर कहीं भी किसी भी तरह की बेईमानी होती है बैंकों वगैरह में उसको कंट्रोल करना, और सरकार को जो डिविडेंड यानी उसको पैसा देना है, एक लिमिट में पैसा देना है। अब से पहले करीब 50,000 करोड़ की लिमिट थी, लेकिन अब मोदी सरकार के आने के बाद मोदी सरकार ने गुलाम लोगों को गवर्नर बना के इसका संचालन शुरू किया, जिसमें वो दास एक था जिसको इकोनॉमिक्स का कुछ पता नहीं था, उसे गवर्नर बनाएगा और तब से शुरू हुआ। अब मोदी सरकार को एक साल में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है, जो 50,000 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। इसके साथ साथ ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, ये सीवीसी है कि जितने अधिकारी हैं वो अधिकारी बेईमान और भ्रष्ट ना हो, अगर हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी व्यवस्था की गई। यद्यपि इसकी व्यवस्था काफी पहले की गई थी, लेकिन इसको 2004-5 के आसपास इसको कानून बना के बताया गया। और फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी जो आपका आरटीआई एक्ट है उसके लिए यह व्यवस्था की गई। तो यह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यह भी बिल्कुल इस तरह से समझो जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल इसी तरह से इसको बहुत मजबूत पावर दी गई थी, कानून बना के दी गई थी 2005 में जब बनाया। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस सरकार का अगर सबसे बेहतरीन कोई काम है तो वो ये है आरटीआई एक्ट, और इसके अंतर्गत सीईसी को, सीआईसी को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बहुत पावर देना। सरकारें कांपती थी, लेकिन अब हुआ क्या है यह मैंने आपको इसलिए बताया कि पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि संविधान में कैसी व्यवस्था की गई लोगों को सुरक्षित करने के लिए, भारत के नागरिक को। पर अब हुआ क्या, यहां से लेके यहां तक सारे चक्र, सुरक्षा चक्र तोड़ दिए गए हैं। मोदी सरकार ने तमाम सुरक्षा चक्र तोड़ दिए गए हैं। ये जो आरटीआई कानून है इसको बेकार कर दिया मोदी सरकार ने 2019 में, इसमें संशोधन करके इसको बेकार कर दिया। सीबीसी ये गुलाम है। रिजर्व बैंक मैंने बता दिया कि गवर्नर बैठा दिया अपने, और बाकी और जो लोग हैं अपने बैठा दिए। अब वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं, देश हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी का हाल ये कर दिया कि पीछे से, पिछले दरवाजे से आरएसएस के लोगों की एंट्री शुरू हो गई, और लगभग 100 के लगभग आरएसएस के लोग एंटर करा दिए गए। और किस लेवल पे? जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल जो होता है, जो सबसे टॉप का है, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, यानी तीसरे जो टॉप के लेवल है उसमें ये तीसरे नंबर पर आता है। और जिस भी विभाग में होता है उस विभाग का ये हेड होता है। इस लेवल पर आरएसएस के लोगों को बिना किसी इम्तिहान के, बिना किसी इंटरव्यू के सरकार ने हर विभाग में, डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। और इसमें यूपीएससी ने इसकी मदद की। तो यूपीएससी ये बेकार हो गया, ये तीनों बेकार हो गए, चौथा ये बेकार हो गया। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आज की तारीख में सीएजी की किसी रिपोर्ट को पढ़ते हैं आप?
कभी रिपोर्ट आती थी सीएजी की, पार्लियामेंट के पटल पर रखी जाती थी, उस समय हंगामा मच जाता था कि सरकार किस तरह से गड़बड़ कर रही है। लेकिन आज कोई सीएजी की रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, और सीएजी अपनी रिपोर्ट केंद्र में राष्ट्रपति को देता है, राज्य में गवर्नर को देता है, किसी और को नहीं देता, यह उसके प्रति उत्तरदायित्व है। और इलेक्शन कमीशन, आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन इस देश को तबाह करने वाला एक सबसे बड़ा हथियार सरकार का बन चुका है। और उसमें ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और एक संधू, ये 3 गुलाम इस समय बैठे हुए हैं, जो सरकार की गुलामी करते हुए देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। और किस तरह से कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा जो मेन। इसके बाद पार्लियामेंट में अभी आपने धनखड़ उपराष्ट्रपति था, तो धनखड़ को देखा किस तरह से सरकार की गुलामी करते हुए विपक्ष का उसने गला दबाया, बोलने नहीं दिया। उसका जो हश्र हुआ सबने देखा, लेकिन उसके हश्र से मतलब नहीं है, जब तक वो रहा तब तक उसने विपक्ष को बोलने नहीं दिया, कोई काम करने नहीं दिया ढंग से। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष को आप देख ही रहे हैं, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, इन दोनों का अभी जो कारनामा है वो ये है कि जो चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जिसमें 193 सांसदों ने साइन करके प्रस्ताव दिया, उसको बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया। आप खारिज कर रहे हैं तो आपको कारण बताना पड़ेगा, स्पीकिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं वो बताना पड़ेगा, लेकिन बिना कोई कारण बताए उसको खारिज कर दिया। रही राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का हाल यह है कि पीएमओ से होके जो लेटर जाएगा, यह पीएमओ कहेगा इतने कदम चलना है, उतने ही कदम वर्तमान राष्ट्रपति चल पाती हैं। यानी देखा जाए तो कहने के लिए वो राष्ट्रपति है देश की संवैधानिक प्रमुख, हकीकत में वो आज की तारीख में एक कैदी से कम नहीं है। रही सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद थी, बहुत पावर भी थी, और सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया? सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं कितने ही निर्णय ऐसे हैं जो निर्णय ये साबित करते हैं कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट मर चुकी है। वर्तमान में आप 2-3 उदाहरण अगर देखें, जो एक अभी यूजीसी के नियम आए, यूजीसी के मसले में क्या था? बहुत अफसोस की बात है कि वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो उस बेंच में थे जिसने यूजीसी के लिए नियम बनाने के लिए कहा था। सो उन्होंने नियम बनाने के लिए कहा, यूजीसी ने नियम बना दिए और सवर्ण समाज के लोगों ने हल्ला मचाया, तो उसी जज ने जिसने नियम बनाने के लिए कहा उसने रोक लगा दी। है मजेदार बात, यह अदालत का ढंग। इसके अलावा पहली बार भारत में हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के 27 लाख लोगों का हक वोट डालने का खत्म कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हां ठीक है, ये ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, पर इस बार वोट डालने की कोई जरूरत नहीं, अगली बार डालेंगे जब डालें। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया, जबकि हो रहा है ये चीजें। एक भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसका वोट बिना किसी बात के डलने से रहना नहीं चाहिए। लेकिन 27 लाख वोटों को सुप्रीम कोर्ट कह रहा कोई बात नहीं, अगली बार दे देना यार, क्या दिक्कत है? ये इससे 27 लाख वोट, जहां एक एक वोट से हार जीत होती है, वहां सुप्रीम कोर्ट 27 लाख वोटों को यह कर रहा है। एसआईआर जब चला, एसआईआर के माध्यम से जिस समय ये सारी चीजें हुई, एसआईआर लगातार चल रहा है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर भी चल रहा है, न रोक है न कुछ है, और बेईमानी सारी सामने आ गई। किसकी जिम्मेदारी थी? सुप्रीम कोर्ट की। इलेक्टोरल रोल, क्या किया इलेक्टोरल रोल पे? आपने कह दिया कि ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है। जब सारी बेईमानी सामने आ गई, सरकार की यह बेईमानी सामने आ गई कि सरकार ने लोगों से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके लोगों को डराया, धमकाया, उनसे चंदा लिया और उसके बाद में उनको धंधा दिया। इस सब कुछ होते हुए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, जो मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर, और इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, जबकि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, और एफआईआर होके अरेस्ट होके इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए था। मुकदमा नहीं हुआ, कुछ भी। यही नहीं, जो महाराष्ट्र में सरकार बनी, सरकार को कह दिया कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, जो वहां का विधानसभा अध्यक्ष है और गवर्नर है, उनका काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर भी उस सरकार को खत्म नहीं किया, और पूरे 2 साल इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार महाराष्ट्र में चलती रही। तो सुप्रीम कोर्ट का हाल यह है, आप समझ सकते हैं। अब बचा ये कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका है, इस मोदी सरकार ने इतना इसको घायल कर दिया है कि बहुत बुरी इसकी हालत है, लेकिन फिर भी ये इस देश की जनता को बचा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक इस देश की जनता को कैसे बचा रहा है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही बीजेपी सरकार, मोदी सरकार खत्म करना चाहती है। ये देखें आप,
संविधान में यह एक प्रावधान है, संविधान का भाग 20, संविधान का संशोधन भाग 20 में अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। ये बिल्कुल जो संविधान में लिखा है वही भाषा आपके यहां पर है। संविधान में जो संशोधन करना है, मतलब कोई चीज बढ़ानी हो, कोई चीज कम करनी हो, कोई चीज हटानी हो, उसके लिए यह व्यवस्था की गई है। और यह संविधान का अनुच्छेद 368 यह कहता है कि भारत के संविधान में कुछ भी संशोधन अगर होगा तो इस अनुच्छेद के शर्तों के अनुसार होगा। इस अनुच्छेद की शर्तें क्या हैं? शर्तें यह हैं कि अगर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, लेकिन उससे पास होने के बाद अगले सदन में जाएगा और दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन शर्तें क्या हैं? शर्तें यह हैं कि जो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा वो जिस सदन में भी पेश होगा उस सदन के जो कुल सदस्य संख्या है उसके बहुमत के जो सांसद हैं, यानी जैसे लोकसभा में 543 सांसद हैं तो कम से कम 272 सांसद उसके पक्ष में होने चाहिए, नंबर 1। यानी जितनी सदस्य संख्या है उसके आधे से अधिक उसके पक्ष में हो, शर्त 1। दूसरी शर्त, जितने सांसद उस समय उस सदन में बैठे हैं, चर्चा में भाग ले रहे हैं, वोट में भाग लेंगे, उनका 2/3 बहुमत उस संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में होना चाहिए। 2 शर्तें हैं ये। इसके बाद जो और शर्तें, तीसरी शर्त ये है, आगे देखें। अगर तीसरी शर्त क्या है वो मैं बताता हूं, लेकिन वो शर्त कहती है अगर अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 279A में या भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5, भाग 11 के अध्याय 1 में या 7वीं अनुसूची की किसी सूची में या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? जैसे लोकसभा में जो सांसद होंगे हर राज्य के कितने होंगे, यह जब निर्धारित करना हो उसके लिए यह बात कही जा रही है। और इस अनुच्छेद के उपबंधों में, यानी यह जो पूरा अनुच्छेद है 368, इसमें अगर संशोधन करना हो तो आपको पहली 2 शर्तों के साथ साथ आधे से अधिक, साथ में 2/3, तो उनके साथ साथ तीसरी शर्त यह है कि भारत के जो राज्य हैं कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से पारित प्रस्ताव उस संशोधन विधेयक के पक्ष में चाहिए। अगर वो होगा तभी संशोधन होगा, अन्यथा नहीं। अब मैं इससे पहले और चीज समझाऊं, आपको यह समझाता हूं कि यह अनुच्छेद और यह सब चीजें हैं क्या। ये अनुच्छेद 54 क्या है? अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी देश में राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, यह है अनुच्छेद 54 में। 54 में अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया रीति क्या है। अनुच्छेद 73 संघ की यानी केंद्र सरकार की जो कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव उसकी पावर है, उसका विस्तार अगर करना हो, यह है अनुच्छेद 73 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो यानी स्टेट की, उसके लिए अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 241 यानी संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, उनकी जो हाई कोर्ट हैं उनमें अगर परिवर्तन करना हो। अनुच्छेद 279A 279A यानी वस्तु एवं लेखा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल, उसमें परिवर्तन करना हो तो भाग 5 का अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, भाग 6 का अध्याय 5 राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स, भाग 11 का अध्याय 1 यानी संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा। यह है मेन फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा। यह है वो संघीय ढांचा कि संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का बंटवारा हो। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है भारत, इसीलिए संघीय ढांचा इसका कहा जाता है। और इसीलिए यह होता है कि संविधान में
केंद्र किन विषयों पर कानून बना सकता है वो उससे आगे नहीं जाएगा, उन्हीं पे बनाएगा। और राज्य किन विषयों पर कानून बना सकते हैं वो उन्हीं पर बनाएंगे। और दोनों कहां बना सकते हैं वो, और वो कहां है? 7वीं अनुसूची, ये 7th शेड्यूल, यानी 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची हैं, 1 संघ सूची, 2 राज्य सूची और 3 संवर्धित सूची। संघ सूची क्या है? संघ सूची में वो विषय दिए गए हैं जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में वो विषय दिए गए हैं जिन पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। संवर्धित सूची, संवर्धित सूची वो है जिस पे राज्य और देश यानी केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानून बने हुए हैं तो जहां तक केंद्र का कानून है राज्य का कानून वहां तक लागू नहीं होगा। यह इसकी व्यवस्था है। और इसके बाद इस अनुच्छेद के उपबंध यानी अनुच्छेद 368 इसमें जो व्यवस्था है, यह सारी व्यवस्था जो है उसमें अगर कोई बात हो उसके सब क्लॉज 1, 2 और 3 ये जो सारे के सारे हैं उसमें अनुच्छेद 13 यानी मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, भारत के संविधान में यह है अनुच्छेद 13 में, अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है सरकार द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, उनको छीनता हो तो वो स्वतः ही बेकार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यह भी व्यवस्था इसमें है। और इन सब में अगर परिवर्तन करना हो इन सारी चीजों में तो तीसरी शर्त लागू होगी, और वो शर्त है कि आधे से अधिक, कम से कम आधे राज्यों में विधान परिषद द्वारा या विधानसभा द्वारा, विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव इसके पक्ष में आना चाहिए, तभी संशोधन हो सकता है।